इसके आगे आओ बात करते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ग्राफ के बारे में जो हमें पता होने चाहिए। तो महत्वपूर्ण ग्राफ में अगर बात करें सबसे पहले तो यहां पर हेडिंग पड़ी है या सरल रेखा। तो सरल रेखा के कौन कौन से रूप होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, इसमें ये m क्या होता है? तो ये होती है प्रवणता, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, प्रवणता हो गई। और ये जो होता है ये c क्या है? तो c जो ये लिखा गया है y अक्ष पर कटा अंताखंड, y अक्ष पर कटा अंताखंड, कटा अंताखंड ये हो गया। ठीक, इस रेखा का हमें समीकरण बनाना है, मतलब इस समीकरण से हमें रेखा बनानी है बेसिकली। तो कैसे बनाएंगे आओ देखते हैं। ये हो गया, अब समझाइए। रेखा बनानी है तो आप लोगों ने पहले भी सीखा होगा कि इस तरह के अगर कुछ x और y के पदों में कोई समीकरण दे रखी है और उसको हमें xy प्लेन में बनाना है। यहां पर हमारे पास x अक्ष है और ये हमारे पास y अक्ष है, तो x और y में हमें इसे बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? जाहिर सी बात है, x निकालेंगे, y निकालेंगे और बना देंगे। तो आओ, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, x को 0 पुट करेंगे। तो यदि x बराबर 0 होगा तो y का मान कितना आएगा? यहां से देख के बताओ। x का मान 0 रखोगे तो mx वाला पद खत्म, y का मान सीधे c के बराबर आ जाएगा। तो यहां से जो बिंदु मिलेंगे आपको वो क्या मिलेंगे? तो आप बताएंगे हमने रखा है x का मान 0 और y क्या मिला है? c मिला है, तो 0, c आएगा। तो 0, c मतलब कहां होगा? y अक्ष पर होगा, क्योंकि इसका देखो भुज 0 है, तो ये 0, c हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें, हम कहते हैं कि अब हमें x अक्ष पर बिंदु निकालना है, तो y का मान 0 रख दो। y का मान 0 रखोगे तो x कितना निकल के आएगा? यहां से देख के बताओ। y 0 रखेंगे आप तो x निकालेंगे तो c दाहिनी तरफ जाएगा, तो -c/m हो जाएगा, तो -c/m आएगा। तो यहां से अगर बिंदु की बात करें तो आप बताएंगे बिंदु आएंगे -c/m, 0 आएगा। तो ये -c/m कहां आएंगे? तो ये यहां आएंगे। तो ये आ गया -c/m, 0 और ये मान कितना आया था? 0, c। अब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा बनानी, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा सिंपल, खींच दो लाइन एक ऐसी। ये हो गई रेखा जिसका समीकरण क्या होगा? y बराबर mx प्लस c होगा। समझ में आ गया होगा सबको? x को 0 करके y निकाल लीजिए, y को 0 करके x निकाल लीजिए, दोनों को बना दीजिए, रेखा का समीकरण आया। इनका उपयोग कहाँ होगा फिजिक्स में? तो इनका उपयोग होगा जैसे मान लीजिए कोई आपने डेरिवेशन किया, निगमन किया, उसमें कोई ऐसी समीकरण बन गई जिसमें x और y दोनों आ गए, फिर उसका ग्राफ आपको बना के चेक करना है कहाँ कैसा, कौन सा अक्ष पर कैसा कटान होगा। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रेखाएं हो सकती हैं। आओ आगे, ये पहला हो गया। अब हम यहाँ पर x y 0 ना करके डायरेक्ट बातें करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया y बराबर mx माइनस c की बात करो, तो आप कहेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, y बराबर mx माइनस c की बात कर लेंगे। यहां पर देखो x का मान 0 रखो तो y माइनस c मिलेगा, और y माइनस c का मतलब नीचे यहां कहीं आएगा। हम कहेंगे बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर हो गया 0, माइनस c हम कह देंगे। अगर यहां से आप y का मान 0 रखेंगे तो x का मान देखो c/m प्लस का आएगा इस बार, तो c/m प्लस का आएगा। इस बात का मतलब यह है कि यहां पर c/m, 0 बनेगा, और c/m, 0 बनेगा तो रेखा आपने देख ली, ये वाली रेखा आने वाली। सीधी बनी है? नहीं बनी है, कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी काम आएगी इसके। थोड़ा ऊपर खिसक जाओ, ज्यादा ही घूम गया, ये मान लो बन गई। ठीक, ये रेखा हमारे पास निकल के आई, दोनों बिंदु कहां कहां से पास कर रही पता चल गया। एक बात और, बी हो गया। सी पॉइंट की बात करते हैं, हो आपको ये भी पता चल जाए, y बराबर मान लीजिए -mx प्लस c दे रखा हो तो क्या होगा? तो यहां पर तुरंत बता सकते हैं कि सिंपल होगा, कुछ खास नहीं। बनाओ लाइन, खींचो इसे, और यहां पर ये लाइन खींचो, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। इसमें y निकालना है तो x को 0 रखो तो y बराबर c मिलेगा, यहां आ जाएगा। हम कहेंगे बढ़िया। अब x की बात करें तो ये बन जाएगा, देखो y का मान कितना आया? c, तो 0, c ये तो बिंदु हो गया। जैसे ही y 0 करेंगे आप तो x का मान c/m आएगा, तो x c/m आएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं c/m, 0। अब इनको मिलाने वाली रेखा बना दो तो इनको मिलाने वाली रेखा ऐसी आ जाएगी। तो ये हो गया इस रेखा का समीकरण जो इस रूप में दे रखी होगी।
सी के बाद में डी। अब m प्रवणता कुछ भी हो सकती है, कटान कुछ भी हो सकता है, ठीक। y का मान अब ऐसा हो, y बराबर माइनस एम एक्स माइनस सी आ जाए तो कैसा बनेगा, रखो मान। तो कहेंगे x का मान 0 रखेंगे, तो x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर माइनस सी आएगा। माइनस सी आने का मतलब क्या होगा, माइनस सी आने का सिंपल सा मतलब है 0 कामा माइनस सी बन गया ये। अब हम y0 रखेंगे, y0 रखेंगे तो x का मान देखो माइनस सी बटा एम आएगा, तो ये हो गया माइनस सी बटा एम, तो माइनस सी बटा एम कॉमा 0। चलो बढ़िया, ये लाइन बन जाएगी फिर। चलो ये लाइन बन गई, ये लाइन बन गई, ठीक, ये लाइन हो गई। तो देखो पहले लाइन ऐसी थी, फिर नीचे उतरी, फिर लाइन ऐसे गई, उसके बाद फिर इधर चली गई। बढ़िया। अगर मान लो ऐसा कुछ हो जाए, इस तरह की कोई रेखा होगी तो उसका उदाहरण अगर हम लिखना चाहें तो लिख के बता देते हैं, ऐसे तो आपको पता चलेगा नहीं, तो यहां पर लिख देते हैं y बराबर 2x + 3 करके होगी रेखा। ऐसी कोई रेखा दी हो सकती है आपको। इस वाले की बात करें तो आपको रेखा दी हो सकती है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, y बराबर 2x - 3 करके रेखा दी हो सकती है। यहां पर इस रूप का मतलब रेखा ऐसे दे रखी है, y बराबर माइनस 4x + 3 करके दे रखा हो। इस वाले की बात करें तो रेखा ऐसे दी हो सकती, y बराबर -2x - 3, ऐसी कोई रेखा दी हो सकती। तो इस तरह से जब भी रेखाओं के प्रकार बनेंगे तो इनके ग्राफ कुछ ऐसे आएंगे। ये सारे ग्राफ मुझे नहीं लगता आपको याद रखने की जरूरत है, बन कैसे रहे वो याद रख लो, ठीक। आगे आओ बात करते हैं कि कटान दिया ही ना हो, ई पॉइंट की बात करें, y बराबर सीधे mx की बात करें, या फिर f की बात करें तो y बराबर -mx की बात की जाए। c हो ही ना, तो c नहीं होगा तो बताओ इसमें x का मान 0 रखेंगे तो y भी 0 मिलेगा, इसका मतलब 0,0 से पास करेगी लाइन। अब यहां से देखो m धनात्मक है, मतलब यहां प्रवणता धनात्मक है। धनात्मक कोण कब बनेगा, धनात्मक का मतलब tan थीटा धनात्मक पहले चतुर्थांश में 90 से कम, तो ये रेखा ऐसी आएगी। यहां पर कोण जो होगा वो थीटा होगा और इसमें जो tan थीटा होगा वही यहां पर m लिखा गया है। बढ़िया। लेकिन अगर माइनस का है प्रवणता, माइनस का प्रवणता मतलब कोण अधिक कोण हो गया, अधिक कोण होने का मतलब इसको इधर घुमा दिया गया है, ये कोण बड़ा सा जो बनेगा ये हो जाएगा थीटा। और यहां से अगर हम बात करें tan थीटा की, तो यहां से tan थीटा जो निकल के आएगा वो माइनस का निकल के आएगा, धनात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक आएगा। इसमें EF हो गया। G की बात कर लेते हैं, तो यहां पर हम एक जनरल ग्राफ बना देते हैं आप लोगों के लिए। ये y हो गया, ये x हो गया। अगर एक लाइन ऐसे बनी है तो y बराबर x होगा, तो भी ऐसी हो सकती है। देखो m का मान 1 रख दो, y बराबर x हो जाएगा, और -1 रख दोगे तो ये y बराबर -x हो जाएगा। ये ऐसा ग्राफ बनेगा। तो सरल रेखा के इतने रूप होते हैं, मैंने जितने रूप थे आपको सारे के सारे रूप बता दिए। उम्मीद करते हैं आप इन सारे रूपों को अपनी नोटबुक पर खुद से बनाएंगे। कैसे बनाया जाता है एक में मैंने बता दिया, बाकियों में डायरेक्ट मैंने लिखा है और समझ में भी आया होगा आपको। चलो आगे परवलय की बात कर लेते हैं। तो परवलय की अगर बात करें हम तो सिंपल क्या परवलय की बात करना है इसमें, तो परवलय में हमें कुछ महत्वपूर्ण ग्राफ इनके याद रखने परवलय के। y² बराबर 4ax टाइप का हो सकता है परवलय, या फिर y² बराबर -4ax टाइप का हो सकता है परवलय। C पॉइंट की बात करें तो x² = 4ay टाइप का हो सकता है परवलय। D की बात करें तो परवलय हो सकता है x² = -4ay। अब इन सभी समीकरणों में एक खास बात है, क्या है, यहां y की पावर 2 है, x की पावर 1, यहां y की पावर 2, x की पावर 1, यहां x की पावर 2 तो y की पावर 1, यहां x की पावर 2 तो y की पावर 1। तो जब कभी भी एक चर की घात धनात्मक हो, मतलब प्लस का 1 हो या 1 हो, और दूसरे की घात जो हो वो 2 दे रखी हो, मतलब x की घात अगर 1 है तो y की घात 2 होनी चाहिए, y की घात 1 है तो x की घात 2 होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी समीकरण दे रखी है तो वो क्या होगी, परवलय को प्रदर्शित करती है। जो छत के ऊपर लगा होता है परवलयाकार होता है, वैसे तो वो अति परवलयाकार होता है लेकिन फिर भी परवलयाकार मान लेते हैं उसे। y² बराबर 4ax हो गया। y² बराबर 4ax का जो ग्राफ बनता है वो आपको एज इट इज याद रखना है। जब मैथ अगर आप पढ़ रहे होंगे तो मैथ जब पढ़ेंगे तो वहां पर बनवाया भी जाएगा। y² बराबर 4ax कैसा होता है, तो ग्राफ इस तरह का आता है, ये ग्राफ आता है, ये अनंत तक जाता है, ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, अनंत से अनंत तक जाएगा। इधर अनंत से आएगा,
इसको छुएगा फिर अनंत की तरफ चला जाएगा, यहां पर छूता है ये, बना नहीं, अच्छा मजा नहीं आ रहा है, चलो इसी से काम चला लो। इसको छूता है तो ये होते हैं इसके सीड्स, जिसको हम 0,0 लिखते हैं। तो ये हो गया y² बराबर 4ax का। अगर माइनस लग जाए तो अब ये कैसे पता चलेगा कि मुंह किधर खुलेगा किधर नहीं खुलेगा? तो देखो, जिसकी घात कम उस पर फैला हुआ होगा, तो x अक्ष पर फैला है, देखो फैला है कि नहीं फैला है। और मुंह कहां खुलेगा? x धनात्मक तो धनात्मक की तरफ, x ऋणात्मक तो ऋणात्मक की तरफ मुंह खुलेगा। इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है। ठीक, ये आ गया। फैलेगा x के ऊपर ही, अलग नहीं फैलेगा। जिसकी घात कम होगी उसी अक्ष के ऊपर परवलय फैला हुआ होगा। जैसे यहाँ y की घात कम है, y की घात कम है, इसका मतलब ये कहां पर फैलेगा? ये y पर फैलेगा। y धनात्मक है तो धनात्मक दिशा की तरफ इसका मुंह खुलेगा। और इसकी बात करें तो ये कैसा होगा? तो ये कुछ ऐसा आएगा। इसका मुंह तो खुलेगा लेकिन मुंह नीचे की तरफ खुलेगा, क्योंकि y हमारे पास ऋणात्मक हो गया, तो इसका मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। तो नीचे की तरफ खुलेगा मतलब कुछ ऐसा बनने वाला है। ये सारे ग्राफ हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? मान लो ये कोई सतह है, जमीन है, ठीक है, ग्राउंड है, जो भी कह लो। यहां पर एक गेंद दे रखी है, हमें एक गेंद दे रखी है, नहीं बनी, बनाते हैं। कैसे नहीं बनेगी? ये गेंद दे रखी है, इस गेंद को फेंका गया ऊपर की तरफ, ऐसे घूम करके आएगी, घूम करके आएगी। देखो इसका पथ कैसा दिख रहा है आपको? इसका पथ कैसा दिख रहा है? कुछ ऐसे ही तो दिख रहा है। देखो नीचे से गई, घूम करके वापस आई, तो इसका पथ दिख रहा है परवलयाकार, परवलयाकार दिख रहा है। तो ये जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे फिजिक्स के अंदर, तो ऐसा तो है नहीं समीकरण आ गई, अब वो समीकरण खुद बताएगी हम ये है, नहीं, हमें उसे पहचानना होगा। तो पहचानने के लिए हमें पहले से पता होने चाहिए परवलय के कौन कौन से रूप होते हैं, किधर कब मुंह खुलेगा और किधर कैसा होगा, वो बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, बेहतर। कुछ और आगे बात कर लेते हैं चरघातांकीय फलनों के बारे में, कि चरघातांकीय फलन क्या होते हैं। तो चरघातांकीय श्रेणी मैंने आपको पढ़ाई है लेक्चर नंबर 1 में। यहां पर हम उसके फलन के बारे में बात करते हैं, और बेसिकली जो 2 फलन आपको याद रखने उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो पहला जो आपको याद रखना है, y बराबर कोई कांस्टेंट यहां हो सकता है 1 माइनस e टू द पावर माइनस का x हो सकता है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो इसका ग्राफ इस तरह से खींचा जाता है, 0 से शुरू होगा और फिर ये नियत हो जाता है, नियत हो जाता है। जब नियत होता है तो वहां पर y की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? इस k के बराबर हो जाती है, जब ये नियत हो जाता है। ठीक, ये ऐसा हो गया। तो ये कब बनता है ग्राफ और फिजिक्स में कहां पर काम आएगा? तो फिजिक्स में ये बैटरी चार्जिंग के समय काम आएगा। बैटरी जब चार्ज होती है, चार्ज हो रही हो, तो बैटरी चार्ज हो रही होती तब ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। इसका मतलब बैटरी डिस्चार्ज होगी तो ग्राफ दूसरा होगा। हाँ बिल्कुल। तो y बराबर उसका आता है k इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा, और इस तरह का ग्राफ बनेगा तो सिंपल सी बात है वो घट रहा होगा, तो इसका कुछ अधिकतम मान रहा होगा, अधिकतम मान, और वहां से घटेगा अनंत पर जाकर के 0 होगा। तो यहां पर इसका मान किसके बराबर है? k के बराबर, घटता हुआ ऐसा जाएगा। तो ये बैटरी जब डिस्चार्ज हो रही होगी, बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी, बैटरी चार्ज हो रही, बैटरी डिस्चार्ज हो रही। बैटरी डिस्चार्ज होने का क्या मतलब है? बैटरी को किसी बाह्य परिपथ से जोड़ दिया गया और लगातार धारा दे रही, जिससे उसका विद्युत वाहक बल कम होता जा रहा होगा, या कह सकते हैं उसके अंदर जो भी विद्युत अपघटन होता है उसकी क्रिया धीरे धीरे कम होती जाएगी। वृत्त की बात करें तो आपको पता होगा, वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी समान होती है। मतलब ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी निश्चित बिंदु से दूरी समान है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया निश्चित बिंदु है, यहां से समान दूरी पर जाइए, एक बिंदु ले लीजिए, यहां से समान दूरी पर जाइए, एक बिंदु ले लीजिए, यहां से भी समान दूरी पर जाइए, एक बिंदु ले लीजिए, समान दूरी पर जाइए, एक बिंदु ले लीजिए, ये समान दूरी पर एक बिंदु ले लीजिए, समान दूरी पर एक बिंदु, यहां से समान दूरी पर बिंदु, और सारे बिंदुओं को मिला दीजिए। ये हमारे पास जो बनेगा वो वृत्त होगा। बड़ा गंदा लग रहा होगा, हम यहां से बना लेते हैं। समझा दिया मैंने आपको कि वृत्त कैसे बनता है। यहां से हम वृत्त ले लेते हैं। ठीक, इनका अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये वृत्त हो गया। अगर मान लीजिए कि ये अक्ष दे रखे हैं, हम सिंपल बात करते हैं, इसकी अगर त्रिज्या r दे रखी है हमें,
और इसके केंद्र मूल बिंदु भी हो सकते हैं या कुछ और भी हो सकता है, तो अल्फा कामा बीटा हम इसके केंद्र मान लेते हैं। तो हम इसमें जो समीकरण लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो इसके ऊपर हम कोई बिंदु मान लेते हैं जो है x कामा वाई। तो x कामा वाई अगर बिंदु इस वृत्त के ऊपर स्थित होगा तो जाहिर सी बात है वृत्त के समीकरण में तो आ रहा होगा वो। तो हम ये बात करते हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो, तो आप बोलेंगे x में से अल्फा को घटाओ वर्ग कर दो, y में से अल्फा को घटाओ वर्ग कर दो, और इसका अंडर रूट ले लो। बताओ यही तो आएगी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, त्रिज्या ही तो होगी। अब इसका वर्ग कर दो तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बन जाएगा, y माइनस बीटा, ये बीटा था, क्या लिख रहे हैं हम, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर था, तो y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, उधर वर्ग करोगे तो r स्क्वायर बन जाएगा। तो ये एक ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसके केंद्र अल्फा कामा बीटा और उसकी त्रिज्या r दे रखी है। अल्फा बराबर 0 बीटा बराबर 0 कहां होता है, तो आप बताएंगे सर मूल बिंदु पर ऐसा होता है, और मूल बिंदु पर ऐसा होगा तो समीकरण बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। बाकी हो गई बात खत्म। ये हो गया वृत्त का समीकरण और ये हो गया हमारे पास चरघातांकीय फलनों के समीकरण। बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। दीर्घ वृत्त का काम कब आता है, मान लो कोई छल्ला है, छल्ले को पकड़ के दबा दो, दबा दिया तो वो अंडाकार बनेगा, अंडाकार मतलब वो इलिप्स जैसा बन जाएगा। तो ये बनता कैसे है, पहली बात तो ये देख लेते हैं। एक दो बनाने हैं हमें, सोच रहे होंगे दो क्यों, एक ही बना के समझा दो, दो अलग अलग बनते हैं दरअसल, इसलिए अलग अलग बनाएंगे हम, ठीक है। ये कैसे बनेंगे, एक ऐसा बनता है, एक ऐसा बनता है, एक ऐसा बनता है, एक ऐसा बनता है। इन बातों का क्या मतलब है समझो। ये देखो x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, तो देखो ये x अक्ष के ऊपर फैला है, ये y अक्ष के ऊपर फैला है, ये दोनों ग्राफ हो गए इसके। इनका उपयोग कहां पर किया जाएगा, तो इनका उपयोग जब आपको गुरुत्वाकर्षण पढ़ाया जाएगा वहां पर आपको पढ़ाया जाएंगे केपलर के ग्रहों के गति संबंधी नियम, तो उसमें पहले ही पढ़ाया जाता है, आपने 9th में भी पढ़ा होगा। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, सूर्य उनकी किसी एक नाभि पर उपस्थित होता है, वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा होगी, तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा के बारे में पता भी तो होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, दो नाभियां होती हैं, दो नाभियां होती हैं। जैसे मान लो कि यहां केंद्र है इसका 0,0, हम इसकी बात कर लेते हैं, तो ये वाला जो निर्देशांक होता है वो a,0 होता है, और यहां पर होता है 0,b, ठीक। यहां पर यहां से यहां तक बोला जाता है पूरा का पूरा, इसे बोला जाता है दीर्घअक्ष, बड़ा वाला अक्ष दीर्घअक्ष। तो इसकी लंबाई कितनी होती है, a,0 होता है, तो जाहिर सी बात है ये माइनस a,0 होगा, तो इसकी लंबाई कितनी होती, 2a होती है। बढ़िया, ये 0,b होगा तो ये 0, क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा। तो इसकी अगर लंबाई की हम बात करें, ये वाली, अगर हम इस वाले दोनों बिंदुओं के बीच की बात करें तो यहां पर आएगा लघुअक्ष, लघुअक्ष जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 2b के। अगर कोई कहता नहीं अर्ध लघुअक्ष बताओ तो दीर्घअक्ष बताओ तो बताना a, अर्ध लघुअक्ष बताओ तो b हो जाएगा, आधा आधा कर देंगे, सिंपल। यहां पर दो नाभियां होती हैं, नाभियों को क्या लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है ae,0 और इसको लिखा जाता है -ae,0। अब e का जो मान होता है वो 1 से छोटा आता है, तो सिंपल सी बात ये है, e का मान होता है कितना, तो हम यहां लिख देते हैं e होता है b स्क्वायर, और ये बन जाएगा, या ना लिखना चाहो तो ना लिखो, b स्क्वायर की बात कर लेते हैं, b स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर 1 - e स्क्वायर, ये ऐसा आता है, ठीक। इसको सिंपल करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, ये मान होता है b स्क्वायर का यहाँ, ठीक। यहाँ e को क्या कहा जाता है, तो e को कहा जाता है उत्केंद्रता, उत्केंद्रता, उत्केंद्रता कहा जाता है। तो a और b में संबंध होता है। इस उत्केंद्रता e का मान जो होता है वो 1 से छोटा होता है अतिपरवल मतलब दीर्घवृत्त के लिए। तो ये हो गया दीर्घवृत्त। इसमें क्या होता है, सूर्य इस दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इसमें भी सेम वही, ये हो जाएगा a,0, ये क्या हो जाएगा, तो -a,0 होगा। यहां पर क्या होगा, तो 0,b होगा। यहां पर क्या होगा, 0,-b होगा। यहां आप कहेंगे कि सर b का मान a से बड़ा है, यहां पर आप कहेंगे कि सर a का मान b से ज्यादा है। समीकरण क्या आएंगी, तो समीकरण सिंपल है, समीकरण यहां आएगी x² / a²
प्लस वाई स्क्वायर बटे वी स्क्वायर बराबर में 1। ए और बी तो आप जान गए क्या है, अति लघुवच्छ मतलब दीर्घच्छ और लघुवच्छ हो गए, उनका आधा आधा लिखा गया। यहां पर भी समीकरण यही एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर में 1 आएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा गया है एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर में 1, यहां पर उसका उल्टा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर में 1। देखो ये y अक्ष पर फैलेगा, वो x अक्ष पर फैलेगा, x के नीचे लिखा वो बड़ा है तो x अक्ष पर फैल जाएगा, और y के नीचे अगर जो लिखा होगा वो बड़ा होगा तो y के ऊपर फैल जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। तो दीर्घवृत्त के बारे में इतनी बातें पता होनी चाहिए। एक छोटी सी बात है और याद रखो, कुछ बुराई नहीं है, इसका क्षेत्रफल अगर आप मैथ पढ़ेंगे तो मैथ में तो आपको पढ़ाया ही जाएगा डिटेल में, या पढ़ रहे हैं तो आप मैथ में पढ़ेंगे, जब आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा, निश्चित समाकलन पढ़ाया जाएगा, वहां इसका क्षेत्रफल निकालना सिखाया जाएगा। फिलहाल हमें भी बता देते हैं, पाई ए बी लिखा जाता है, पाई ए बी लिखा जाता है, सही लिखा है, ए इंटू बी इतना है। अब ठीक लग रहा है? हाँ ठीक है, पाई ए बी लिखा जाता है। जैसे पाई आर स्क्वायर होता है तो आर को 2 बार लिख लो, छोटा आर बड़ा आर, तो छोटा मतलब छोटा अक्ष, बड़ा मतलब बड़ा अक्ष, आधा आधा। अति परवलय क्या होता है? तो अति परवलय सिंपल लिखा जाता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, और बराबर में क्या लिखा जाता है? 1 लिखा जाता है। ये अति परवलय के ग्राफ होते हैं। आयताकार अति परवलय बताना है तो अति परवलय का ये ग्राफ होता है, हम फिलहाल अभी बना देते हैं, ऐसा और ऐसा निकल के आता है। ठीक, चलो ये आयताकार ही बना लेते हैं, इसकी कोई नीड नहीं वैसे ज्यादा, तो हम आयताकार अति परवलय की बात करते हैं। इसका समीकरण होता है एक्स वाई बराबर में के। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि जो y निकल के आएगा वो x के व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्योंकि k तो नियतांक है ही। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, इधर y अक्ष इधर x अक्ष, तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है। यहां पर आप बोलेंगे कि y जो है वो x के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, अगर एक ग्राफ और की बात करें तो उसमें आता है y जो होता है वो एक्स स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती हो जाए। एक एक्स्ट्रा ग्राफ है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत बार काम में लिया जाएगा। तो इसका भी ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही बनता है, y और x, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। दोनों में खास अंतर दिख रहा होगा आपको, ये धीरे धीरे घट रहा है, वो बहुत तेजी से घट रहा है। इसका मतलब यहां पर ये है y 1/x स्क्वायर के सापेक्ष बदल रहा है। उम्मीद करते हैं ग्राफ जब भी फिजिक्स में आएगा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन सारे ग्राफ के बारे में हम लोगों ने बात किया। दीर्घवृत्त, आयताकार अति परवलय, यहां पर हमने चरघातांकीय बैटरी की चार्ज हो डिस्चार्ज हो रही हो तब की बात की। वृत्त की बात की हमने आपसे, परवलय के बारे में बताया कितने होते हैं, फिजिक्स में कहां पर यूज होगा वो भी बता दिया मैंने आपको। यहां पर सरल रेखा के बारे में बताया, जितने रूप बन सकते थे सारे के सारे बताए, कैसे बनाना वो भी बताया मैंने आपको। ये सारी बातें हो गई। इससे पहले हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा था, दूरी सूत्र पढ़ा था, ढलान पढ़ा था। तो ये सारी कंप्लीट क्लास थी जिसमें हम लोगों ने इन सारी चीजों के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा डिस्कशन होगा, इससे आगे हम बात करेंगे अब कलन के बारे में बात करना है हमें, जिसमें हम पढ़ेंगे अवकलन और समाकलन के बारे में, और उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगी। फिर एक फाइनल लेक्चर होगा जिसमें जितने भी चीजें हम लोगों ने अब तक पढ़ी होंगी उन सब का रिवीजन एक साथ किया जाएगा। वहां केवल और केवल क्वेश्चन होंगे, बहुत ज्यादा स्पीड में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वहां पर। इससे पहले आप अपनी थियरी को कंप्लीट कर लें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।